हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट के बारे में, जो कि पूरा का पूरा टैक्स रेजिम के बारे में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट के क्या एम्स है, गवर्नमेंट आखिर क्या कहना चाहता है अपने बजट के मुकाबले, मतलब पूरा का पूरा बजट का हम लोग क्रक्स देखने वाले हैं। बजट आ चुका है, आप चाहे तो ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद से बजट को एनालाइज कर सकते हैं। टैक्स में अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में डालो, वीडियो कमेंट सेक्शन जो है वीडियो का, उसमें जाके बोलो कि भाई कमेंट टैक्स रिलेटेड और वीडियोस अपलोड करने, और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक जरूर मेंशन करना, उसको और क्लैरिटी के साथ मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो बजट सर आ चुका है, और बजट में क्या क्या चीज चेंजेस है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे मैं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के साइड से नहीं बात करने वाला, मैं यहाँ पे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ कि लॉ में एक्चुअली क्या चेंजेस आती है। ठीक है। बजट लाया क्यों गया है? लाया जाता है कि भैया अब हम लोग ये करने वाले हैं और इसका ये इम्पैक्ट होने वाला है, जो भी ये 1 अप्रैल 2023 से ये सब चीज एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि बजट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, ये राज्यसभा में नहीं जाता है। लोकसभा में एक बार प्लेस हो गया, फिर वो अप्रूव हो गया। अब इसके अलावा और वो कहीं नहीं जाता, प्रेसिडेंट का साइन लगेगा, दैट्स इट। ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 2023 से हमारा एप्लीकेबल हो जाने वाला है। देखो, बजट अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको पता चलेगा कि भाई गवर्नमेंट का एम क्या है। पहली बात तो देखते क्यों है ये, अपने को जानने का जरूरत क्या है। इफ यू आर ए स्टूडेंट, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आप ये देख क्यों रहे हो। देखो, कोई भी बिजनेस प्लानिंग से पहले ना हमको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी। अगर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी के साथ हम अपने स्ट्रेटजी को मिक्स कर देते हैं ना, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। मतलब जो बिजनेस हम करना चाहते हैं, अगर उसी बिजनेस को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, तो मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं सही साइड में है। लेकिन सपोज अगर मैं पेट्रोल से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट क्या करिए, वो नेचुरल क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन सोर्सेज पे शिफ्ट होना चाहती है, तो मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं फ्यूचर में थोड़ा सा डेंजर जोन में जा रहा है, जहाँ पे उस बिजनेस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सपोज मेरा भी प्लान है अगर ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, तो मेरा बिजनेस का जो ग्रोथ है ना वो लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो आपको बजट में ये एनालाइज करना होता है कि भैया गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। गवर्नमेंट जिस डायरेक्शन में मूव करी, अगर आप भी उस डायरेक्शन में अपना बिजनेस प्लान लेके जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट किस तरीके से, किस साइड में, किस इंडस्ट्रीज को मेन फोकस करिए, तो बेसिकली आईटी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करिए। इसके अलावा रिसाइकलेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पूरा कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट। ठीक है, इसमें आई थिंक नहीं लिखा मैंने, नो इशू, मैं बोल देता हूँ। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस जो आपका आईटी इंडस्ट्री के ऊपर है, अगर आपका कोई भी बिजनेस आईटी से रिलेटेड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली दैट्स गुड ऑप्शन। ठीक है। रिसाइकलेबल, अगर रिसाइकल से रिलेटेड कुछ भी बिजनेस, कुछ भी प्रोडक्ट को रिसाइकल करना चाहते हो, रिसाइकलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो वो आप करो, क्योंकि नेट जीरो का भी प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, 2070 से पहले नेट जीरो करना है, तो उसका भी एक पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिस्ट वगैरह वाला काम करना चाहते हो, इससे रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हो, डेफिनेटली करो। गवर्नमेंट एक ऐप भी लॉन्च करने वाली है, जिसके ऊपर आपको मतलब टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड लोग कमेंट कर सकेंगे, लोग और अच्छे से कुछ तो इसकी रिगार्डिंग प्लान कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 5G से रिलेटेड आप एनजीओ वगैरह में इन्वेस्ट, मतलब एनजीओ वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो ये सब एक बहुत ही बढ़िया जोन है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को ले जा सकते हो। तो गवर्नमेंट के बजट, जो गवर्नमेंट ने स्पीच दिया, मतलब गवर्नमेंट मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दिया, उसके उनसे ये पता चला कि भैया उनका एम क्या है, इंडिया को वो कहाँ ले जाना चाहती है आने वाले टाइम में। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज, सर वो कौन से इंडस्ट्री को फोकस करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर मेन फोकस उनका आईटी इंडस्ट्री के ऊपर है। आपका बैटरी जो बनती है ना, वो क्या बोलते हैं, जो भी गाड़ी वगैरह में बैटरी लगती है, फोन में बैटरी लगती है, बैटरी वगैरह उस सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है। मैं यहाँ पे उतना डिटेल नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसमें देखना है कि आप कौन कौन से बिजनेस है ऑप्शन, जिसमें से आपका बिजनेस, आप उस बिजनेस के साथ अपने स्ट्रैटेजी को मर्ज कर पाओगे। एक बार गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजी से तुमने आपको मर्ज कर लिया ना, तो आपका विजन जो है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म रह जाओगे। ठीक है। यूथ को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव करने वाली है, जैसे कि सेबी के पास पावर दिया गया है कि सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर पाएगी। एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका 3D प्रिंटिंग हो गया, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज वगैरह लॉन्च करने वाली है। स्किल, सॉफ्ट स्किल्स जो है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च करने वाली है। जैसे चाइना में क्या हुआ था, उन्होंने भी सॉफ्ट स्किल को बहुत ज़्यादा लॉन्च किया था, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उस टाइम उन्होंने किया था। उसके वजह से ही उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर पाए लोगों के अंदर, जो मतलब एक एम्प्लॉय को स्ट्रांग बनाने का जो काम किया उन्होंने, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो पॉलिसी का एक छोटा सा टुकड़ा अपने भी हम लोग उठा रहे हैं, कि उस तरीके से अपने भी काम करेंगे तो अपने भी लोगों के अंदर जो सॉफ्ट स्किल है वो डालेंगे। और अपने इंडिया में ना एक चीज़ एक्सपर्टीज है, एक बार अगर चीज़ पता चल गया कि इससे बेनिफिट हो रहा है, तो अपने भर भर के काम करते हैं, है ना।
एक समय था जब हमारे यहाँ इंजीनियर्स कम थे, लेकिन आज के टाइम पे जब हमें पता चला कि भैया इंजीनियर बन जाओ सक्सेस है, अभी देखो हर घर के बगल वाले घर में एक इंजीनियर मिल जाएगा। तो अपने यहाँ इतना इस लेवल पे अपने को मूव करते हैं ना। नेक्स्ट, आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एनजीओ वगैरह अगर आप लाइब्रेरी वगैरह ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को अपने इनिशिएटिव के साथ मैच करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एक कोलेटरल फ्री लोन 2 लाख करोड़ रुपया का गवर्नमेंट का बजट है, जिसके अंदर कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है, अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें आपके पास कुछ ऐसा एसेट नहीं है जो आप लोन पे डाल सकते हो, तो वो उस समय गवर्नमेंट आपको गारंटी दे देगी, मतलब गवर्नमेंट बैंक को गारंटी दे देगी कि पैसा मैं चुका दूंगा। अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि मेरा अगर बिजनेस सही चल रहा है तो मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, मैं प्रॉफिट करूंगा, मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट मेरे लिए इस बात की गारंटी लेगी। अब इस बात की गारंटी लेने के लिए गवर्नमेंट क्या लेगी? गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट नहीं, बैंक क्या देखेगा? वो देखेगा आपका फाइनेंशियल्स कितना स्ट्रांग है, आप कितने पुराने कंपनी है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें जो है बैंक्स बहुत ज़्यादा देखता है। तो ये कोलेटरल फ्री लोन देने के से पहले बहुत सारी जो ड्यू डिलिजेंस वगैरह है वो होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लीव इंडिया प्लानिंग। ये क्या है सर? गवर्नमेंट चाहती है क्या लीव इंडिया करो? नहीं, गवर्नमेंट चाहती है कि आप जिंदगी भर यहाँ कमाओ, और जब आपको खर्चा करने का टाइम आया तो आप बोल रहे हो कि हम भैया जा रहे हैं विदेश, फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं। नहीं, गवर्नमेंट बोलिए कि आप इंडिया में जो भी कमा रहे हो अगर आप उसको रेमिटेंस कर रहे हो ना बाहर में, तो भैया उसको पहले टीडीएस दो हमको, ठीक है। टीडीएस काटो, उसके बाद आपको जो करना है करो, वो मेरे को नहीं पता, मैं लेकिन मेरे को टीडीएस काट के दो, ठीक है। तो ये मतलब ये बेसिकली इसके पीछे का यही लॉजिक है कि अगर कोई इंसान प्लान कर रहा है कि अभी मैं इंडिया में कमा रहा हूँ, बाद में उस पैसे को लिफ्ट के बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा, तो भैया उसको पहले टैक्स देना होगा, उसके बाद ही जाके वो पैसा को बाहर ले जा पाएगा, ठीक है। अभी हम लोग का टैक्सेशन का जो जोन है अब उसमें आ जाते हैं, जो कि हमारा मेन क्रक्स था, जो कि मेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसको देखने के लिए भैया तुम इस वीडियो को चालू कियो। तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन एक्सपेक्ट को मत जानो, बाकी के भी जिंदगी को बाकी के भी जो चीज़ है ना उसको भी समझा करो, ठीक है। तो अभी टैक्सेशन एक्सपेक्ट को हम लोग देख लेते हैं। देखो टैक्सेशन एक्सपेक्ट में इतना कुछ चेंजेस है, ठीक है। सिर्फ छोटा मोटा नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो चेंज नहीं है फिर भी मैंने उसको दिया है ताकि आप समझ पाओ। देखो, 5 तरीके से अपने इनकम कमा सकते हैं: सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से, ठीक है। हर गवर्नमेंट आती है सैलरी को उंगली करके जाती है, क्यों? क्योंकि सैलरी जो है ना मिडिल क्लास फैमिली का है। अब मिडिल क्लास फैमिली का जो काम होता है ना वो क्यों इतना इफेक्टिव होता है? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली भरा पड़ा है, भैया वोट हमको मिडिल क्लास से ज़्यादा मिलने वाला है। तो हर कोई सैलरी को जरूर टच करता है कि भैया हमको सैलरी वालों को भर भर के काम दो, ठीक है। क्योंकि उनके पास ज़्यादा बुद्धि होता नहीं, बेचारे एकदम शांति से सादा जीवन उच्च विचार करते रहते हैं, जिंदगी जीते हैं, चुपचाप बेचारे वोट दे के आते हैं, है ना। तो सैलरी वालों को हर कोई टच करता है और इनको दिखाता है कि हम आपके भला के लिए हैं, आपके मतलब आपका ही भला चाहते हैं, ठीक है। एक सैलरी वाले बेचारे फंसते हैं और एक किसान बेचारे फंसते हैं। बाकी वालों का तो, बिजनेस वालों का तो भैया जिंदगी मतलब चलता ही आराम से। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई ये नहीं है, कोई चेंजेस नहीं यहाँ पे, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन में माइनर चेंजेस हैं, कैपिटल गेन में ऐसा कोई खास चेंजेस है ही नहीं, अदर सोर्सेज में भी ऐसा खास कोई खास चेंजेस नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग को जो जानना होगा वो सैलरी में जानना है और आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाना है। बाकी आपने जो पहले जानते थे, जो पहले पढ़ा था, जो पहले जानते थे, सब कुछ सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। सैलरी में क्या हुआ है? देखो सैलरी में ना अभी क्या बोला गया कि भैया हमारे पास दो स्कीम है, एक है हमारी पुरानी स्कीम और एक है न्यू स्कीम। गवर्नमेंट बोल रही है कि आपकी न्यू स्कीम जो है ना वो डिफॉल्ट स्कीम होगी, मतलब आप जब टैक्स में ITR 1 भरने जाओगे ना जब आप, तो उस टाइम आपको न्यू स्कीम ऑटोमेटिक आपका प्रीफिल दिखेगा। आपको अगर ओल्ड स्कीम में जाना है तो आपको क्लिक करना होगा कि भैया मेरे को ओल्ड स्कीम में जाना है, और बताओ क्यों ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हो भैया, ऐसा क्या कांड करके बैठे हो। तो इसलिए आपको पहले आप प्रीफिल वाला मतलब डिफॉल्ट ऑप्शन कौन मिलेगा? न्यू स्कीम वाला। इससे पहले वाला जो टैक्स सीजन था, उससे पहले जो सिस्टम चल रहा था उसमें क्या था, आपका ओल्ड स्कीम प्रीफिल आता था, न्यू स्कीम आपका ऑप्ट करना पड़ता था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है कि आप ओल्ड स्कीम से हट के न्यू स्कीम में जाओ? क्योंकि ओल्ड स्कीम बहुत पहले समय से चला आ रहा है, ठीक है। जिस समय वो 80C से लेकर 80U तक का डिडक्शन देती थी। और गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ का इनिशिएटिव होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर हमको, कोई भी चीज़ का मार्केटिंग करना है, कोई भी चीज़ को समझाना है, लोगों को के पास तक उस चीज़ को पहुंचाना है, उस चीज़ के टेस्ट को अगर पहुंचा रहा है ना, तो बॉस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि भैया वो लोग को ललचाओ, लोग को वो चीज़ ज़बरदस्ती खिलाओ। एक बार खाने का लत लग गया ना उसके बाद बोलो अब हम नहीं खिलाएंगे, अब वो खुद से खाएगा खरीद के, ठीक है। तो पहले क्या था, लोगों को ये 80C मतलब LIC हो गया आपका, जितना बॉन्ड वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा है 80C में डिडक्शन ले लो, हेल्थ जो क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के बारे में लोग नहीं यूज़ करते थे, नहीं जानते थे, बोला हम डिडक्शन दे रहे हैं, ले लो ना भाई तुम।
अब एक बार जहाँ लोग को लत लग गया हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है भैया, लाइफ इंश्योरेंस बढ़िया है भैया, ये चीज़ ले लो, ये बॉन्ड में डाल दो पैसा, आप यहाँ पे डिडक्शन ले लोगे, वहाँ पे डिडक्शन ले लोगे। अब गवर्नमेंट बोली कि भैया लोग को पता चल चुका है, लोगों को जो जानना था मैंने बता दिया, अब एक काम करो, इसको हटाओ, सिंपल। तो लोगों को एक बार टेस्ट देना होता है, उसके बाद उस चीज़ को हटा दो, अब लोग खुद से खरीद के खाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब क्या हो गया, ओल्ड स्कीम के अंदर बोला कि भैया आपका 80C से 80U के अंदर जो डिडक्शन मिलता था ना वो मिलता था, न्यू स्कीम में हम इसको नहीं देंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बोल दिया कि इन्होंने हम आपको टैक्स प्लानिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं देंगे, टैक्स आप बहुत हेवी प्लान नहीं कर पाओगे न्यू स्कीम के अंदर। क्लियर कट। ओल्ड स्कीम में अगर आपके पास 0 रुपये से 2.5 लाख, ये आप स्लैब देख देख के सुबह से लेकर शाम तक पक चुके होगे, आई नो वेरी वेल। 0 से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर रहता है तो 5%, 5 लाख से 10% तक रहता है तो 10 लाख तक रहता है तो 20%, 10 लाख से ऊपर रहता है तो 30%। ठीक है, ये अपने सभी को पता था, देख देख के सबका दिमाग सड़ चुका है। न्यू स्कीम का भी ये स्लैब रेट आपने देख चुका है, क्योंकि ये स्लैब रेट बहुत ज़्यादा हर व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो चुका होगा अब तक। मैं इस चीज़ के बारे में अब बात ही नहीं करने वाला, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो पता है उसके बारे में क्यों बात करना है यार। ठीक है, ये स्लैब रेट है, देख लो, तुम भी स्क्रीनशॉट मार के शेयर कर सकते हो ग्रुप में। इसके बाद सरचार्ज आता है सर, सिर्फ और सिर्फ टैक्स तो नहीं लगा ना, सिर्फ और सिर्फ ये तो आपका टैक्स रेट हो गया, अभी इसके बाद आपका सरचार्ज आता है। अगर 50 लाख से कम का अगर आपका इनकम है तो फिर 0 रुपया सरचार्ज है, कोई सरचार्ज नहीं आता है। 50 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो 10% का सरचार्ज होता है। 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ से कम होता है तो 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच का अगर इनकम है तो 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा पहले कमाते तो 37% आपको सरचार्ज देना पड़ता था। मतलब एक बात सोचो, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा अगर इनकम कर रहे हो तो तुम्हारा 30% का कहीं ना कहीं टैक्स लग गया। उसके बाद 37% का तुम्हारा स्लैब लग गया। अब प्लीज़ जोड़ मत देना कि 67% टैक्स लग गया, नहीं। बहुत सिस्टमेटिक होता है, बहुत अलग तरीके से होता है, तो तुम्हारा अराउंड ऑन एन एवरेज 40 42 45% 42% के आसपास समथिंग आपका टैक्स यहाँ पे लग जाता था। गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो सर, नया स्कीम में हम आपको एक और लालच देते हैं। बोला क्या? बोला देखो अभी हम आपको अप टू 550 लाख कोई सरचार्ज नहीं देंगे। 50 लाख से 1 करोड़ तक जाओगे ना, 10% सरचार्ज दे देना। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक जाओगे, 15% सरचार्ज दे देना। 2 करोड़ से ऊपर कमाओ, 25% सरचार्ज लेंगे, इससे ज़्यादा सरचार्ज नहीं लेंगे। तो एट प्रेजेंट अगर आप 10 लाख मतलब 15 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 39% के आसपास टैक्स देना पड़ेगा, 39 के 38% के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ऑन एन, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर के आसपास बात करूँ तो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 15 लाख से ऊपर किया तो 30% डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। उसका बहुत सारा कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है, मैं कैलकुलेशन नहीं बता सकता क्योंकि उसको बताने में मेरे को सेपरेट आधा घंटा का टाइम लगेगा। ठीक है, कमेंट करो, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहीं पे ज़िंदगी खत्म नहीं होती सर, ज़िंदगी बहुत लंबी है। इसके अलावा भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेती है सर गवर्नमेंट 4%, दोनों जगह, ये यहाँ पे भी थे, ये यहाँ पे भी है। तो सर इतना टैक्स आपको देना पड़ता था, और अब आप ओल्ड में जाते हो तो ये सिस्टम है, न्यू में जाते हो तो ये सिस्टम है। अब कुछ लोग बोल रहे हो कि भैया इतना पका क्यों रहे हो, ये बताओ ना करना क्या है, कौन से वाले में जाना चाहिए। अभी देखो, पहले तक अगर तुम मेरे से बात करते ना तो मैं पहले बोलता था ओल्ड स्कीम में जाओ, न्यू में मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप शिफ्ट करने का ऑप्शन नहीं था। अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया एक काम करो, तुमको जब मन करे शिफ्ट करो, जब मन करे जहाँ जाओ, जब मन करे वहां जाओ, तुम्हारे ऊपर है। तो तुम न्यूज़ लैब में जा सकते हो। इसके बाद क्यों, क्या क्या चेंजेस है मैं वो भी बताता हूँ। ओल्ड स्कीम में बोलता था कि भैया आप डिडक्शन ले सकते थे 80C से लेकर 80U के बीच में, जो डिडक्शन होते हैं ना वो आप क्लेम कर सकते थे। तो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का स्कोप ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, मतलब आप कितना कमाते हो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करके कितना टैक्स प्लानिंग कर पाओगे ना, ये बहुत ज़्यादा होता था। अब इसमें गवर्नमेंट को क्या इशू आता था ना, लोग टैक्स प्लानिंग इतना खतरनाक लेवल पे कर देते थे ना, अब टैक्स प्लानिंग देखे गवर्नमेंट का फट जाता था कि यार ये क्या टैक्स प्लानिंग है। अब वो नोटिस भेजेगा, उसका बंदा नोटिस भेजने के बाद तुम रिप्लाई करोगे, फिर उसके ऊपर वो एक्शन लेगा, फिर तुम रिप्लाई करोगे, मतलब गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया। उसने बोला एक काम करो, ये 80 से 80U के बीच का जो डिडक्शन है ना, यही ना बीमारी का जड़ है ना। लोग तो इसीलिए पागल हुए पड़े, बीमारी किससे हो रहा है, ये डिडक्शन की वजह से। एक काम करो, डिडक्शन हटाओ, न्यू स्कीम के अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। हम आपको टैक्स में एग्जाम्पशन दे देंगे, टैक्स कम कर देंगे, लेकिन कोई डिडक्शन देंगे ही नहीं। मतलब हम अपने बंदों को, अपने लोगों को फ्री कर देंगे ताकि वो और सेंसिटिव मैटर्स पे ज़्यादा टाइम फोकस कर सके। नेक्स्ट, आपका टैक्स प्लानिंग का पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप हुआ करता था, यहाँ पे आपका टैक्स प्लानिंग का कोई खास स्कोप बचा ही नहीं है, क्योंकि अब आपको ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। और अब अगर भाई मेरे से पूछोगे तो फिर नीचे गूगल का फॉर्म भरना होगा, वो क्योंकि मेरे को ऐसे कैसे पता चलेगा क्या तुम्हारा दिक्कत है क्या नहीं है, तो वो भरना होगा, फिर मैं बता पाऊंगा। ठीक है, टैक्स प्लानिंग अब आप देख लो, आपका यहाँ पे स्कोप गायब कर दिया है।
सॉरी यहाँ पे स्कोप गायब कर दिया, यहाँ पे स्कोप है, बहुत अच्छा खासा स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल का असिस्टेंस चाहिए होता था पहले। गवर्नमेंट क्या करती थी कि भैया लोगों को एक प्रोफेशनल चाहिए था, सीए चाहिए होता था कि जो उसको बता सके कि आपका इतना टैक्स लग गया, इस तरीके से टैक्स बचाना है। अभी गवर्नमेंट बोला एक काम करो ना, हम आपका टैक्स इतना आसान तरीके से कर देंगे कि आपको उतना ज़्यादा झमेला का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं पढ़ाई इजी कर देते हैं। गवर्नमेंट का सिंपल सिस्टम है भाई, उनके पास पार्लियामेंट है, वो जो चाहे बना दे, ठीक है। अब प्लीज़ ये मत बोलना कोई कमेंट में कि कोर्ट के पास पावर है उसको, ये मेरे को पता है। नेक्स्ट 87A बोलकर एक रिबेट होता था, कोई इसको डिडक्शन बोल दिया ना, सच बता रहा हूँ घर में घुस के मारूंगा। डिडक्शन नहीं था वो, रिबेट था, ठीक है, रिबेट होता था। तो 87A के अंदर रिबेट होता था 12,500 रुपये का। मतलब अगर आपका 5 लाख तक का इनकम था ना, तो आपको 12,500 का रिबेट मिलता था, ठीक है। जिसकी वजह से आपका टोटल टैक्स जो होता था जीरो हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आपका 7 लाख तक का टोटल इनकम रहेगा ना, कितना, 7 लाख तक का अगर कमाओगे, तो हम इतना रिबेट दे देंगे आपको जिससे आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है। गवर्नमेंट ने आपका कोई मतलब मैक्सिमम लिमिट नहीं सेट किया है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि भैया 7 लाख तक कमाओ, हम ये रिबेट जो है ना, इस रिबेट को इतना तुमको दे देंगे कि तुम्हारा 7 लाख का इनकम कम हो जाएगा। अब मेरा सवाल है कि भैया ऐसा गवर्नमेंट करना क्यों चाहती है। देखो, गवर्नमेंट एक दो दिन के लिए नहीं है, 1 साल 10 साल के लिए नहीं है, ये सरकार मतलब 100 साल 150 साल 200 साल, मतलब भाई इंडिया एक दो दिन के लिए तो नहीं है ना, अनंत काल तक है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक इंडिया रहेगी, है ना। तो भाई सोचो तुम, एक दो दिन के लिए नहीं है, इतने लंबे समय के लिए। तो ये इनका प्लानिंग भी ना 10 साल 20 साल का होता है, ठीक है। इतने लंबे प्लानिंग में ये अभी टैक्स रिबेट देंगे, बोलेंगे कि भैया 7 लाख तक कमाते हो ना, टैक्स में कोई चिंता नहीं है, हम आपका माफ कर देंगे। अब आप 7 लाख की जगह आप 5 लाख डिस्क्लोज करना चालू कर दोगे, 6 लाख तक डिस्क्लोज करोगे, 7 लाख तक डिस्क्लोज करोगे। रिबेट ये कंसिस्टेंटली चेंज करते रहते हैं, कम करते हैं कभी बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ही इन्होंने देखा कि भैया लोगों के पर कैपिटा इनकम अभी बढ़ी है इनको हिसाब से, राइट। अभी जब देखा इनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा बढ़ गई है, 7 लाख पे टैक्स रिबेट था, घटा के बोलेंगे 2 लाख का टैक्स रिबेट, 2 लाख तक पे टैक्स रिबेट देंगे, टैक्स रिबेट खत्म। उस दिन पे जिन लोगों ने 7 लाख तक का या फिर 6 लाख तक का इनकम डिस्क्लोज किया हुआ है, अब वो अचानक से 2 लाख पे नहीं आ पाएंगे, उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक दो दिन का बात नहीं सोचती सर, 10 साल 20 साल आपके सोच से परे वो सोचते हैं, ठीक है। जहां आपका सोच खत्म होता है ना, उसके बाद वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7 लाख तक का टैक्स रिबेट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी एक जहाँ पे एक और ऑप्शन है, आपको लालच दिया जा रहा है कि भैया आपका जब इच्छा करे, पहले जो ऑप्शन था उसमें था कि अगर एक बार आप ओल्ड से न्यू में आ गए, फिर न्यू से ओल्ड में चले गए, या फिर शिफ्ट कर गए, तो फिर आप दोबारा बार बार चेंज नहीं कर सकते, शिफ्टिंग का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी सैलरीड वालों के लिए बोल रहे हैं कि भैया आप शिफ्ट कर सकते हो सर, खाओ ना ये नया वाला लड्डू है, देखो ना खा के टेस्ट करो ना, बहुत अच्छा लड्डू है सर, प्लीज खाओ। तो अभी नया लड्डू खिलाने के लिए वो ये खिलाएंगे आपको। नेक्स्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को नहीं खाना, भाई गवर्नमेंट है वो, ठीक है, एक दो दिन से नहीं है, तो वो जो चाहते हैं वो कर लेंगे। बिजनेस इनकम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है भैया, मतलब वो पहले भी मरते थे, आज भी मरेंगे, कोई उनका ऑप्शन नहीं है, एक बार चेंज कर गए तो फिर वो वापस नहीं जा सकते, मतलब ऐसा जंपिंग जपा के जंपक जंपक नहीं कर सकते वो, ठीक है। सैलरी वालों के लिए एक अच्छी चीज यहाँ पे है लीव इनकैशमेंट का। पहले अगर आपका 3 लाख तक का अगर सैलरी मतलब लीव इनकैशमेंट मिल जाता है, लीव इनकैशमेंट क्या होता है बेसिकली, लीव जब आप पूरा साल पूरी जिंदगी काम किए, ठीक है, और सारा पैसा जुगाड़ते गए, जुगाड़ते जुगाड़ते जितना छुट्टी था ना सारा जुगाड़ लिए, रिटायर हो गए, अब तो छुट्टी लिया नहीं, उस लीव के बदले में, उस छुट्टी के बदले में आप पैसा ले लोगे एक बार में कि भैया मेरे को काम करो पैसा दे दो। वो अगर टोटल पैसा, ठीक है, अगर 3 लाख तक था पहले, तो उतना माफ था, 3 लाख से ऊपर होने पे वो टैक्सेबल हो जाता था। गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तुम्हारी छुट्टी का पैसा हम क्यों ले, 25 लाख रुपया तक का टैक्स फ्री कर दिया, ये एक अच्छी चीज़ है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 25 लाख रुपया तक का अगर आपका ये है तो वो टैक्स फ्री हो गया, मतलब लीव इनकैशमेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो मतलब ठीक है चेंज किया तो मिडिल क्लास से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, दैट इज LIC। सेक्शन 10(10)D के अंदर एक प्रोविजन होता था, जिसमें आपका होता था कि भैया जो LIC में पैसा डाले ना, वो आपका मेचोरिटी के बाद भी टैक्स फ्री होता था, ठीक है। ये आपका ओल्ड स्कीम बोल रहा था। अभी इसका स्कीम बोल रहा है कि 1/4/2023 के बाद अगर आप कोई नया प्रीमियम लेते हो, कोई LIC ले रहे हो जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा का है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मेचोरिटी के समय में हम आपसे टैक्स ले लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एक दो दिन का बात नहीं सोचती सर, गवर्नमेंट 10 साल 20 साल 30 साल का सोचती है।
आज आप प्रीमियम लोगे, ठीक है, भरते रहोगे, 20 साल बाद, 20 साल बाद हम आपसे टैक्स लेंगे, ठीक है। तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं वो, इसलिए इतना लंबा लंबा टाइम चलता है। अब हम मिडिल क्लास फैमिली या फिर हम छोटे मोटे लोग क्या सोचते हैं, 1 साल 2 साल तक का प्लान करेंगे, 5 साल तक का प्लान करेंगे, उनका प्लानिंग स्टार्ट होता है 5 साल के बाद, ठीक है ना। इस बात से सहमत हो तो कमेंट में बोलो हाँ भाई एकदम सच बोल रहा हूँ मैं। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड पर्सन के लिए था ना, वो था 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। ओल्ड सॉरी 50 हजार तक का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरी वालों के लिए, 50 हजार का डिडक्शन था। अभी गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, 2,500 रुपया नेक के रूप में एक्स्ट्रा ले लो, अभी 52,500 रुपया का हम तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो दैट्स गुड, मतलब डिडक्शन वगैरह काफी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। बट वही एक लालच है, आपको खाना पड़ेगा ये लड्डू, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहला मैंने बोला सैलरी में चेंजेस है, वो मैं सारे चेंजेस बता दिए, सैलरी के लिए वही चेंजेस थे मेनली। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी, कोई चीज नहीं है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, अब देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आप है तो यहाँ पे कंपनियों के ऊपर टैक्स लगता है अगर आपका टर्नओवर एक फिनांस ईयर होता है, ठीक है। वो मैं डिस्क्लोज नहीं करा अभी, क्योंकि वो बताने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा कि कौन सा फिनांस ईयर क्यों लेना पड़ता है, ठीक है, तो वो मैंने इसलिए नहीं बता रहा। सपोज कर लो अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम का है तो आपके ऊपर 25% टैक्स रेट लगेगा। अगर आपका 400 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपका जो है 30% टैक्स लगेगा। अगर आपका 400 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आप मेरे चैनल का वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मैं मान के चलता हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपके टर्नओवर जो है 400 करोड़ से कम का है, मतलब आपके ऊपर 25% का टैक्स रेट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके साथ साथ कुछ कुछ स्कीम है। अब देखो इस स्कीम के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। सिर्फ अगर आपको क्लिक कर फिर भी इसमें जानना है तो सिर्फ ये सेक्शन नंबर मानना, सेक्शन 115 BA, ठीक है, इनकम टैक्स, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि क्या स्कीम है। बहुत ईजी स्कीम है, आप देखते ही समझ जाओगे। इन तीनों स्कीम में अलग अलग टैक्स रेट है, अब इन तीनों में जाओ या फिर इसमें जाओ, ठीक है। 25% लग सकता है या फिर 22% या 15%, इनमें से कोई एक टैक्सेबल रेट आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। एलएलपी अगर हो आप तो सीधा भैया 30% ऑफ द प्रॉफिट लग जाता है टैक्स। एलएलपी में टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा होता है। कंप्लायंस अगर आपको लगता है, देखो कंपनी और एलएलपी में कभी ये मत सोच के जाना कि कंप्लायंस स्ट्रांग है, देखो कंप्लायंस स्ट्रांग बोलकर कभी मत सोचना, कंप्लायंस तो दोनों में है, ठीक है। टैक्स का आपको बेनिफिट कंपनी में मिल रहा है। कंपनी में क्या एक ही चीज का सबसे बेनिफिट होता है, कंपनी को क्लोज करना काफी आसान होता है कंपैरिजन टू एलएलपी। एलएलपी को क्लोज करने में काफी हालत खराब होता है, जबकि कंपनी को क्लोज काफी इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी, एलएलपी को क्लोज काफी इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर जो है सरचार्ज कितना लगता है, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप कमा रहे हो, 10 लाख सॉरी 10 करोड़ तक का कमा रहे हो, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का इनकम है तो आपके ऊपर 7% का सरचार्ज था, पहले भी था अभी भी है। 10 करोड़ से ज्यादा कमाते हो तो सर 12% का सरचार्ज है। एलएलपी के ऊपर अगर 1 करोड़ से ज्यादा कमाए तो सीधा 12% का सरचार्ज लग जाएगा नेट इनकम पे। अब समझो, यहाँ पे आपका सरचार्ज भी हाई है, यहाँ पे आपका टैक्स रेट भी हाई है। आपको किस चीज़ का फिर यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, किसी चीज़ का नहीं। मतलब बेनिफिट फिर वही ओपन क्लोज करने का, कंप्लायंस थोड़ा सा रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत मिल जाता है, 19-20 का अंतर रहता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के अलावा भी आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का तो लगेगा ही लगेगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब मान लो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये जो टैक्स है ना, ये इसका रेट भी चेंजेस नहीं हुआ है सर। एमएटी मैट और एएमटी बोलते हैं अपने। मैट का रेट आज भी 15% है और एएमटी का रेट आज भी 18.5% है। सपोज तुम्हारा इनकम, अगर तुम्हारा 100 रुपया अगर तुम कमाते हो, ठीक है, और तुम्हारा टैक्स जो आ रहा है, मान लो तुम्हारा टैक्स आ रहा है, छोड़ो मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, मिनिमम आपको 15% आपका प्रॉफिट का टैक्स देना होगा, बात खत्म। जो आपका बुक प्रॉफिट है ना उसका 15% मिनिमम आपको टैक्स देना होगा। अगर बुक प्रॉफिट में अगर आपका लॉस है तो टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। बुक प्रॉफिट में लॉस है तो आपका पीस में भी लॉस जाएगा, इनकम टैक्स में भी लॉस जा रहा है, आप मैट भी जीरो कर लोगे आप, ठीक है। तो आपको बुक प्रॉफिट में भी लॉस है, आपका हर जगह लॉस जा रहा है, फिर आपको टैक्स नहीं देना है। अदरवाइज आपको बुक प्रॉफिट का 15% मैट देना पड़ता है, और या फिर बुक प्रॉफिट का 18.5% आपको एएमटी देना पड़ता है, इनकेस ऑफ एलएलपी या फिर पार्टनरशिप हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप बोल रहे हो कि भैया मेरे को ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है, हम बुक्स नहीं मेंटेन कर पाते। गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, हमारे पास दो सेक्शन है, एक है 44AD और एक 44AE, ठीक है, इसमें भी चेंजेस आए हैं। 44AD में बोलती है गवर्नमेंट कि भैया पहले ना आपका 2 करोड़ का अगर टर्नओवर था तो आप 44AD में आप 6% टैक्स दे देना अपने टर्नओवर का, बस, ठीक है। न्यू स्कीम में बोलती है कि अगर आपका 3 करोड़ तक का टर्नओवर है तब आप इस स्कीम में जा सकते हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा सकते हो, मतलब 44AD में जा सकते हो। इसमें आपको 6% ऑफ द टर्नओवर का, 6 और 8 दो रेट होता है, 6% का आपको देना होगा, ठीक है।
बुक्स ऑफ अकाउंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस करने का जरूरत नहीं पड़ता है, आप थोड़ा बहुत बुक्स रखोगे तो काम चल जाता है। नेक्स्ट है ये वाला 44A जो है प्रोफेशनल्स के लिए, नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे ये 44A एप्लीकेबल हो जाता है। इसमें बोला था पुराने स्कीम में बोलते थे कि 50 लाख तक का अगर भाई तुम्हारा टर्नओवर है ना, 50 लाख रुपए तक का तुम्हारा अगर पैसा ग्रॉस रिसीट आ रहा है ना, तो फिर उस सिचुएशन में तुम ओल्ड मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में रह सकते हो। अगर तुम्हारा 50 लाख से ज्यादा, अब बोल रहा है कि न्यू स्कीम में 75 लाख तक का अगर टर्नओवर है, 75 लाख भैया, 75 लाख कम ना हुए है, 75 लाख अगर तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट है, तो तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में रह सकते हो। इसमें आपका 6% ऑफ द ग्रॉस रिसीट आपको टैक्स देना होगा, दैट्स इट। 6 और 8% दो रेट रहता है, 6 मान पकड़ो, आप पकड़ के चलो। 6% ऑफ द ग्रॉस रिसीट आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो 6 और 8 बोल रहा हूँ ना, ये आपका डिपेंड करता है कितना पैसा कैश में लेते हो और कितना आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड वाले ही आप हैं, अच्छे लोग, है ना। नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप्स के लिए जो एग्जाम्पशंस था पहले, वो आज भी एग्जाम्पशंस कंटिन्यू बना हुआ है। एसएजेड के लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आई है गवर्नमेंट। जैसे पहले एसएजेड को ओपन करने में बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ता था, अभी क्या वो बोल रहे हैं कि हम सिंगल विंडो लेकर आएंगे, एक ही पोर्टल लाएंगे जहाँ पे आपका तीनों काम हो जाए। मतलब पहले अगर आपको एसएजेड खोलना होता था ना, तो पहले आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास भेजते थे, उनसे अप्रूवल आता था, फिर जाके वो कहीं आगे प्रोसेस करना पड़ता था, फॉर्म 1 भरना पड़ता था पहले। अभी क्या है ना, गवर्नमेंट बोली एक काम करो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अगर आप जाते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से भी चाहे तो किसी चीज़ को एसएसडी डिक्लेयर कर सकती थी, कर सकती है। अभी वो बोल रहे हैं कि इतना झमेला झंझट हटाओ, एक सिंगल विंडो हम बनाएंगे और उसी में आपको एप्लीकेशन करना है जहां से आपका सारा काम हो जाए, मतलब सिंपल काम करना है, इजी करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जो जितना क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस वाला काम है, ठीक है, मतलब कोर्ट वाला काम जितना भी है, उन सबको धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट किया जाए, फिजिकल जो वर्चुअल हो सके ना उतना बढ़िया होगा। तो वर्चुअल कोर्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट का काफ़ी अटेंशन है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जस्टिस काफ़ी इजीली मिल पाएगा और उसको ट्रैक करना भी काफ़ी इजी हो पाएगा कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, काफ़ी सिस्टमेटिक हो पाएगा। एट प्रेजेंट बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उनको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया गया है। आगे जाके ये और भी इसको ऑनलाइन कन्वर्ट करने वाला है। तो फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इन एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट लेक्चर, मैं यही बोल पाऊंगा कि भैया गवर्नमेंट का पूरा जो फोकस है वो आईटी इंडस्ट्री की तरफ है, और क्यों ना हो, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इज द फ्यूचर। ठीक है, आने वाले 10 सालों में आईटी इंडस्ट्री पूरे देश को बदल चुका होगा। तो आईटी पे अगर गवर्नमेंट आज के डेट में फोकस नहीं करती है तो फिर देश गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आईटी के ऊपर फोकस करना इनका फर्स्ट प्रायोरिटी था और उन्होंने किया है, दैट्स गुड थिंग। इसके अलावा टैक्सेशन में इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी रिलीफ दिया है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए रिलीफ है, मैं मानता हूँ, क्योंकि 7 लाख तक का इनकम है तो आपका एग्जाम हो जाएगा एट प्रेजेंट। तो दैट्स गुड, आप न्यू स्कीम में बेसिकली जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि न्यू में जाना चाहिए, नॉन ओल्ड में जाना चाहिए, तो फिर गूगल में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको भरो, फिर अपने देखेंगे क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्या बेस्ट हो सकता है, वो अपने फिर डिस्कस करके बता देंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपका बिजनेस इनकम में भी डिपेंड करता है आपको। आप देखो, बिजनेस इनकम को आप जीरो कर सकते हो, मतलब अगर बिजनेस का इनकम जितना जीरो करोगे ना उतना आपका टैक्स बचेगा। तो बिजनेस को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन करना है, किस तरीके से आपको काउंटिंग करना है, तो बिजनेस प्लानिंग स्टार्टिंग से करना होता है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंस ईयर अगर आप सोचोगे कि अब बिजनेस प्लानिंग कर दे, सारा पैसा बुक्स में हेर फेर कर देना, फंस जाओगे एक टाइम तक, ठीक है। जिस दिन फंसोगे ना बहुत हैवी पेनल्टी लग जाती है सर, और सारा बचाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आपको अगर प्लानिंग करना है तो फिर हम बिगनिंग करो, नॉट एट द एंड ऑफ द फाइनेंस ईयर, ठीक है। सो आई होप आपको जो मैं बताना चाहता था वो समझा पाया हूँ। पूरा का पूरा जो क्रक्स निकल के आया था सीतारमन जी के जितना भी लेक्चर मतलब भाषण थे, उस भाषण का जो क्रक्स निकल के आया वो मैंने बताया। जितना बड़ा भी मेरे को क्या बोलता है बजट का पीडीएफ मिला, उसको पढ़ने के बाद जो मेरे को समझ में आया, जितना छोटा से छोटा मैं कर पाता उतना छोटा मैंने किया। अगर अच्छा लगा तो भैया प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। खराब लगा, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया, माफ़ कर देना, प्लीज़ कमेंट में बता देना क्या खराब लगा, मैं उसको नेक्स्ट टाइम अपग्रेड करूँगा और बढ़िया कर दूंगा, ठीक है। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, हो सकती हैं हमसे भी, है ना। सो प्लीज़ अगर कोई भी डाउट रहे तो गूगल में एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, प्लीज़ उसको भर के हमको बता दो, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है। और इसके अलावा अगर टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो गूगल में एक सेपरेट शीट दिया रहेगा, टैक्स बोलकर, टैक्स का कोई भी इशू बोलकर, टैक्स रहेगा बेसिक मैंडेटरी। तो उसको आप फिलअप करके भी बता सकते हो कि क्या आपका इशू है, टैक्सेशन में मेनली क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो आप हमको बता सकते हो। उस पर भी अपने डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या होगा आपके लिए बेस्ट, ठीक है। सो आई थिंक, अच्छा, किसी भी तरीके से कमेंट कम्युनिकेट करना चाहता हूँ ना, सारा ऑप्शन अवेलेबल है, कमेंट के मैं सारे रिप्लाई देता हूँ। आपके
व्हाट्सअप आप कर सकते हो सीधा, मतलब रात के 11:30 बजे कुछ लोग कॉल कॉल कर देते हैं, भाई प्लीज़ 11:30 बजे मत कॉल क्या करो यार, ठीक है। दिन में कर लो, ठीक है, शाम 7 बजे के बाद कर लो, दैट्स ओके, 10 से पहले करो। 11:30 बजे कॉल कर सकते हैं तो आप, मैं क्या ही रिप्लाई करूँ, ठीक है। सो प्लीज़ 11:30 10 के बाद कॉल ना करें, शाम मतलब रात 10 से पहले कॉल करें, और सुबह प्लीज़ 8:30 के बाद या 9 के बाद कॉल करें अगर कॉल करना है। मैं प्रेफर करता हूँ व्हाट्सअप करना, आपको जब व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप करिए, मैं उस पर डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ मैसेज करने से पहले कम से कम अपना नाम, कहाँ से हो, ये तो बता दिया करिए आप लोग। भाई डायरेक्ट मैसेज करके पूछते हो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, भाई कौन है आप, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, मतलब मेरे को भी थोड़ा पता चल जाए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, प्लीज़, ठीक है ना। सो इतना रहने देते हैं आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।